हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का पहला चैप्टर और आपको ये सारी एजुकेशन मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का हम नेम देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो लेकिन इससे इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये पहला लाइन है बोला है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। क्या क्या हो रहा है? पहला सिचुएशन है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम दूध को गर्मियों के दिन में रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग ऐसे ही रख दिया, उसको बॉईल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाता है। ठीक है। दूसरा, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम क्या करें, लोहे के कुछ आर्टिकल को ऐसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला ही रख दे तो क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है ना, जंग लगने लगता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको बोलते हैं रस्टिंग। यहाँ रस्टिंग होने लगी। ठीक है। थर्ड है, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है फर्मेंटेशन करने लगते हैं। मतलब अगर ग्रेप्स को हम ऐसे प्लांट में लगे रहने दें, उनको तोड़े ना, तो जब वो राइप हो जाते हैं उसके बाद में फर्मेंटेशन होने लगता है। फर्मेंटेशन का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस में, आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे तो यहाँ पर फर्मेंटेशन होने लगता है। ये एक रिएक्शन है, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ रखा होगा, ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कंडीशन 3, फूड इज कुक्ड। अगर हम खाना बिल्कुल कुक कर दें तो ये भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड को अगर हमने डाइजेस्ट कर लिया तो वो भी क्या हो जाता है? केमिकली चेंज हो जाता है, और वो भी नॉन रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। अगला है वे रेस्पायर, और जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो भी क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन क्या है? द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। मतलब यहाँ पे जो इनिशियल आइडेंटिटी थी जो ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। कैसे? जैसे मैं इनमें से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे आयरन नेल। आयरन का जो नेल है, अगर हम उसको ह्यूमिड कंडीशन में रख देते हैं, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो जो कोटिंग है वो दूसरा कोई मटेरियल बन गया ना, वो आयरन तो नहीं रह गया, आयरन ऑक्साइड बन गया जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इनिशियल आइडेंटिटी थी वो चेंज हो चुकी है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। ठीक है, जैसे जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे नेचर में जो चेंजेस हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है फिजिकल चेंज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक है, उसको टीयर कर दिया। जैसे ये पेपर था, हमने उसको टीयर करके छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया। तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें छोटे छोटे पीसेस मिले, तो केवल हमने क्या किया? पेपर का शेप बदला है। ठीक, उसका जो कॉम्पोजिशन है ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें तो हमने एक पीस ऑफ पेपर ले लिया और हमने वहां पे एक कैंडल से उसको क्या कर दिया? बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद जो हमें राख मिली, जिसको ऐश बोलते हैं, तो वो क्या हो गया? अब कागज से बिल्कुल ये पेपर, जो पीस ऑफ पेपर था उससे काफी डिफरेंट है, ये काफी डिफरेंट है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये रिवर्स, अब ये काफी अलग है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा था, आपको मैंने एक रिकॉल करा दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इन चीजों को सीखने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई डायरेक्ट इन एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, आइए ये एक्टिविटी समझने का ट्राई करते हैं। ये एक्टिविटी बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले देखेंगे क्या क्या बोल रहा है वो। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। ओके, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? यहाँ पर एक मैग्नीशियम का रिबन है।
ठीक। और इसको सैंड पेपर से बोल रहा है रब करने को, इसका क्या रीज़न है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सैंड पेपर से रब करने को क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो मैग्नीशियम है अगर उसको हम ऐसे ही ओपन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उसके ऊपर भी एक क्या हो जाता है, कोटिंग आ जाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो उसको हमें रब कर देना है कि यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर मेटल मैग्नीशियम हमारे पास होना चाहिए। उसको जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको लैब की जो चीज़ें हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये हमारा बर्नर हो गया, ये हमारा चाइना डिश हो गया, ये हमारा टंग है, ठीक है। इससे हमने टंग से पकड़ रखा है क्या, मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर भी 12 होता है। आप ऐसे इंटरकनेक्ट करके इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिबन को हमने पकड़ रखा है टोंग से और हमने बर्न करना शुरू किया। तो वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे पाउडर हमें दिखाई दे रहा है जब हम उसको बर्न कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन द वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बर्न किया और हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये पाउडर या फिर ऐश कलेक्ट कर लिया गया चाइना डिश में। इतनी चीज आपको प्रॉपर समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि ये है क्या। देखिए अब यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाइट फ्लेम आ रहा है, वो भी डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, जैसे कि हम क्रैकर्स में देखते हैं, ठीक वैसे ही व्हाइट फ्लेम में क्या होता है, वो जलने लगता है। इनटू अ व्हाइट, और ये किस में चेंज हो जाता है, इनटू अ व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, क्योंकि हमें पता है मैग्नीशियम रिबन Mg हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको बर्न किया। तो हमें पता है कि जो कंबशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, हमेशा जो है कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, और जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बाकी इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ के चलो कि रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन तो हमने खुद से ले रखा था, लेकिन एयर में क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और उन दोनों ने क्या किया, आपस में रिएक्शन किया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, एक आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई हो तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दूसरा मेटल लिया गया है, जैसे देखते हैं, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक हमने क्या लिया, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल लिए हैं, मतलब जो जिंक होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, और एक कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क ये कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। और इसमें हमने उसको रख दी और रखा है, और उसमें हमने क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आइए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, बेसिक पे थोड़ा सा चलते हैं। ये डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट होता क्या है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो एसिड होता है वो दो तरह का होता है, एक है डाइल्यूट और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, ये दोनों जो एसिड के ये फॉर्म है, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सेम चीजें हैं, बस वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो जो डाइल्यूट एसिड होता है, यहाँ पर क्या है, उसमें ढेर सारा वाटर है, ठीक। और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वाटर नहीं है, वाटर जो भी है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक। ये इसको कैरी करने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है, ठीक। और डाइल्यूट एसिड हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे लेमन जूस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए यहाँ पे दिया गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू द फिगर। चलिए पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ओके। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो हमें क्या बोल रहा है कि क्या कोई चेंज टेम्परेचर में हुआ है, आप चेक करें, किसको देख कर, टच करके, टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क को। देखिए तो आइए हम इस पर देखते हैं। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल, आपको दिख रहा होगा जिंक के जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं
आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। देखिए जिंक के यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल। ओके, अब यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी है H2SO4, और यहाँ पे हमने लिया है कॉनिकल फ्लास्क में, इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया और यहाँ पे कॉर्क लगाया है। कॉर्क क्या होता है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको ओक के ट्री से बनाया जाता है, और उसके बीच में क्या है, एक ट्यूब आने का छोटा सा स्पेस है जहाँ से जो गैस भी इवॉल्व हो रही है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक, तो देखते हैं ये रिएक्शन है क्या एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया था, यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है, यहाँ पे हमने जिंक ग्रैन्यूल यूज़ किया है और प्लस क्या यूज़ किया है, H2SO4। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जिंक और SO4 दोनों एक दूसरे से जब रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा, और बचा क्या, H2 गैस। ओके, जो कि इवॉल्व होते हुए बाहर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इक्वेशन तो समझ लिया है कि होता क्या है, इसको हम लिखेंगे कैसे, आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वहां पे हम सीखेंगे इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए देखिए केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, हमने दो समझ लिया है, उन दो से हम समझते हैं आगे। वी कैन से दैट एनी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इन 4 कंडीशन में से कुछ ना कुछ होगा। जैसे नंबर 1 चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से हम जो कुछ भी रिएक्टेंट ले रहे हैं प्रोडक्ट, हमको उनसे कुछ अलग मिल रहा है। ठीक है, चेंज इन कलर, जैसे हमने क्या देखा था, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिल रही थी या रस्टिंग हो जा रही थी तो ब्राउन कलर हो जाता आयरन का, ये क्या है, यहाँ पे कलर में चेंजेस आ रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस कंडीशन में हमने देखा था यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही थी। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ ये जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसको टच करने पे जो कॉनिकल फ्लास्क है वो हीट हो जा रहा था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने अब तक जितनी भी एक्टिविटी सीखी है वहाँ पे इन 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन 3 कंडीशन जरूर फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये सारी एक्टिविटीज क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, as we observe the changes around us we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी रिएक्शन की हेल्प से इस चैप्टर में उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि हम इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम चाहें उनको पैराग्राफ में लिखना तो हम एक एक रिएक्शन को पैराग्राफ में लिखते रहेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर उनको पढ़ना और समझना भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की हेल्प लेते हैं और केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम उनको एक रिएक्शन में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां पे क्या है, टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो इक्वेशन, वैसे केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्वेशन आपको पढ़ना है। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen it get converted in magnesium oxide। हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हमें लिखना है, तो अगर हमें सिंबल्स मान लीजिए नहीं पता एक बार, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा गया, मैग्नीशियम लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। क्या है, रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि रिएक्शन इन्हीं के बीच में होने वाला है और हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। समझ में आया, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है, हमको ये समझ में आ गया कि बिफोर रिएक्शन जो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल्स हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, आफ्टर रिएक्शन वही क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, दी सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके वो केमिकल चेंज में जाते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एरो लगा हुआ है, मतलब इधर ये हमारा जो पार्ट है ये बिफोर रिएक्शन है और ये हमारा जो पार्ट है आफ्टर रिएक्शन है। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपको जो रिएक्टेंट लिखना है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और जो प्रोडक्ट लिखना है उसको राइट हैंड साइड लिखना है। और रिएक्टेंट के बीच में हम कौन सा सिंबल रखते हैं, प्लस का सिंबल, मतलब रिएक्टेंट के बीच में प्लस ही रखना है, आपको माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब मैथमेटिक्स के लिए छोड़ देना है, यहाँ पे सिर्फ आप प्लस रख सकते हो।
ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, और अगर यहां पर भी कुछ और होता तो उसको हम प्लस साइन से ही आगे ऐड कर लेते, ठीक है। टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो एरो है वो हमें डायरेक्शन दिखा रही है कि ये रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। तो एरो इस तरफ है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अगर हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है तो हम उसको कैसे रखेंगे। तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई है ना कि हमें क्या करना है, सबके सिंबल यूज करने हैं, रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगाना है, प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन लगाना है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में हमें एक एरो देनी है, ठीक। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या आप बता सकते हो कि इससे भी कोई शॉर्ट वे हो सकता है केमिकल इक्वेशन लिखने का, जैसा कि हम अभी तक देख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो हमने कहा पिछली स्लाइड में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, डायरेक्ट हमने स्पेलिंग लिखी थी उसकी। बस हमें क्या करना है, आगे उनकी जगह पर क्या यूज कर लेना है, उनके सिंबल्स यूज कर लेने हैं। जैसे फर्स्ट 18 एलिमेंट के सिंबल आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, उन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनके सिंबल को लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है कि सिंबल यूज करने हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले, ठीक। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम का हमारा जो यहाँ पे ये सिंबल है Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, और यहाँ पर हमको MgO मिल गया, ठीक। तो सारी चीजें वर्ड में ना लिख करके हमने सिंबल में रिप्रेजेंट कर दी, और बहुत आसानी से हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन भी आ गया, जो कि समझने में भी बहुत आसान है और रिप्रेजेंट करने में भी बहुत आसान। यहाँ पे एनर्जी और टाइम भी सेव हो रहा है, ठीक है। काउंट द एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। आइए हम करते हैं इनको काउंट, क्या ये इक्वेशन सही है, तो देखते हैं। चलिए तो देखते हैं पहले LHS देखते हैं, और इधर देखते हैं RHS। LHS में हमारे पास क्या क्या है, पहले हम सिंबल लिख लेते हैं। पहले हमारे क्या है, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, ठीक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम देखते हैं, तो LHS में हमारे पास एक ही एक एटम है, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने, 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन भी 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, इसका मतलब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये प्रॉपर नहीं है, ठीक। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट इन चीज़ों को ऐसे लिख करके ही नहीं रख देना है, हमें अब ये सीखना है कि क्या ये बैलेंस है, इनको बैलेंस करना भी हमें आना चाहिए, तो उसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा गया है वो प्रॉपर है नहीं, हमें उसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड, तो हमें आंसर नो मिला है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस, अगर यस है तो इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, नो। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस तो है ही नहीं। इफ नॉट देन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, इसका मतलब अगर नहीं है तो इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस्ड। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। और अगर ये दोनों LHS और RHS में एटम के नंबर इक्वल नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा भी अभी कि हमारा इक्वेशन अनबैलेंस है, ठीक है। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction। ये skeletal chemical equation मतलब हमने सिर्फ क्या किया, हमने मैग्नीशियम को देखा तो Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को देखा O2 लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखा तो MgO लिख दिया। अभी ये बैलेंस नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया, देख करके सिंबल लिखते चले गए हैं हम, और हमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं है कि यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक। इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये केवल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमने इसको सीखा था। तो यही लॉ, ये जो लॉ है
कहाँ फॉलो होता है? केमिकल इक्वेशंस में। मतलब रिएक्टेंट जो है वहाँ पे जितने एटम होंगे उतने क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी एटम्स होने चाहिए, ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या फॉलो करता है, कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। आइए काउंट कर लेते हैं। जिंक 1 है, इधर भी 1 है, ठीक। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। फिर सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक। और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो हमने क्या देखा कि सारी चीजें इक्वल है ना, LHS RHS बिल्कुल इक्वल है। तो ये एक क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे LHS RHS इक्वल है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक। आपके लिए होमवर्क होगा, आपको ये पता करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर आगे की तरफ। और पढ़ते रहिए। हमारा होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।